यूक्रेन को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है इससे। यानी आप ये समझते हैं कि ये जो ये फेज 7 के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन में वो अपने मकासद तो हासिल कर नहीं सके और पुतिन की ना मैशत को कोई धचका पहुंचा उस तरह। They are projecting Prime Minister Modi as a negotiator, peace negotiator, as an ambassador of peace. इसका मतलब यह है कि वो अमेरिकन को, यूरोपियंस को ये कह रहे हैं कि मैं पीस करा सकता हूँ, मैं इसको पुतिन को बार बार पीस का कह सकता हूँ, तुम नहीं कह सकते। तो ये जो है ना कि हम दूसरे के घर में जाके मारेंगे और अपने घर में कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट। बहुत ज्यादा दिन तक आपकी हेजेमनी चलेगी नहीं। मल्टीपोल है जो उसकी लीडरशिप है वो भारतवर्ष के पास होगी। ये एक अटल वो वाक्य है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव है। इसलिए नहीं कि हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे, हमारे पास 2 करोड़ न्यूक्लियर बम हो जाएगा, हम दुनिया के सबकी खोपड़ी पे जाकर के पैर रख के दबा देंगे, नहीं, इसलिए नहीं। They are projecting Prime Minister Modi as a negotiator, peace negotiator, as an ambassador of peace. ठीक है ना जी। सो ये फोरम आज बड़े फैसले करेगा, 2 दिनों में इतने बड़े फैसले करेगा कि इंडियंस तो कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम लेके लोगों को एंटर हो। इतने बड़े फैसले करेगा ये फोरम कि यू नेवर नो कि आइंदा आने वाले दिनों में ये ब्लॉक जो है G20 को क्रॉस कर जाएगा और इंडिया जो है वो दोनों तरफ बैठा होगा। ठीक है। सो ये जो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पीस की बात कर दी है, इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन को, यूरोपियंस को ये कह रहे हैं कि मैं पीस करा सकता हूँ, मैं इसको पुतिन को बार बार पीस का कह सकता हूँ, तुम नहीं कह सकते। आप तो लड़ेंगे, आप तो लड़ रहे हैं, आप तो इस पोजीशन में आ गए हैं, समझ रहे हैं बात को। तो आप तो लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे। ठीक है, आप लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे। सो बहरहाल यही जो सिचुएशन इमर्ज कर रही है, ये एक टेक्निकल चीज़ है, मैं आपको बात बताऊं। और इसमें यूरोपियंस को ये पैगाम है कि मैं ही पुतिन से बात कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। और अमेरिकन को ये पैगाम है कि देखो तुम्हारा जो मीडिया है, तुम लोग मेरे खिलाफ कंपेन करते हो, मेरे खिलाफ कंपेन जब करते हो तो मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं देखो अमन की बात कर रहा हूँ। एग्री। तो ये जो है ना कि हम दूसरे के घर में जाके मारेंगे और अपने घर में कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट। बहुत ज्यादा दिन तक आपकी हेजेमनी चलेगी नहीं। मल्टीपोल है जो उसकी लीडरशिप है वो भारतवर्ष के पास होगी। ये एक अटल वो वाक्य है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव है। इसलिए नहीं कि हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे, हमारे पास 2 करोड़ न्यूक्लियर बम हो जाएगा, हम दुनिया के सबकी खोपड़ी पे जाकर के पैर रख के दबा देंगे, नहीं, इसलिए नहीं। इसलिए कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। फकर भाई भी मेरा परिवार है, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी मेरा परिवार है, शी जिनपिंग साहब भी मेरा परिवार है, सब मेरा परिवार है। ठीक है ना। और इस परिवार में सबके अपने अपने घर हैं, उस घर में वो खुशी खुशी रहे और भारत जो है सबको साथ लेके चलने में सक्षम है। तो वेस्ट को अपने आप पता चल जाएगा। वेस्ट की भी डिपेंडेंस है भाई। अगर आप हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, सामान कहाँ बेचोगे? बिल्कुल, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, सामान कहाँ बेचोगे? अगर इतना वेपन बना रहे हो, वेपन कौन खरीदेगा? 100 मिलियन तो इंडिया खरीद के बैठ रहा है। बिल्कुल, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया मतलब कौन बेचेगा? मोर देन $100 बिलियन वो खरीदता है। तो आपका अगर वेपन का इंडस्ट्री बंद हो जाए, आपकी हाई जो एंड मशीन्स हैं उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाए, तो आप कहां से अपने आके लोगों फिर से भुखमरी आ जाएगी। अब तो औपनिवेशिकवाद नहीं चल सकता। ये जो आप रिचनेस किए हुए हो, ये रिचनेस तो औपनिवेशिकवाद की है ना, ये यानी कि इंपीरियलिज्म की है ना, कॉलोनियलिज्म की है ना। अब तो कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुका है। तो पॉइंट ये, और क्या दोबारा कॉलोनाइज आप बना सकते? नहीं बना सकते। तो पॉइंट ये है कि जो दुनिया है वो इंटरडिपेंडेंस की है। भारत को अमेरिका की जरूरत है और बहुत सख्त जरूरत है। उसी प्रकार अमेरिका को भारत की जरूरत है और बहुत सख्त जरूरत है। आपने कहा कि क्या भारत अलाई बन जाएगा चाइना के? मैंने बार बार आपसे कहा कि कतई नहीं बनेगा। अलाई तो हम किसी के नहीं बनेंगे। हमारा अपना व्यू है। आप हमारे साथ मित्रता करना चाहते हैं तो कीजिए,
मगर आप ये सोचिए कि आप चाइना के अगेंस्ट में लड़ जाएंगे, नहीं भैया। और जो हमने कहा था वही हुआ, मोदी सरकार भी उसी पे चलती है। हम भारतीय सब एक जैसा सोचते हैं, हमें चाइना से दुश्मनी नहीं लेनी। चाइना से आज हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, 100 साल बाद नहीं रहेगा, 50 साल बाद नहीं रहेगा। हम फिर मार्च करेंगे एक साथ, जैसे कम्युनिज्म खत्म हो चुका है यूरोप में, रशिया से, आज वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। चाइना में भी वन पार्टी रूल कम्युनिज्म सदा सदा के लिए नहीं रहेगा, ये चेंज होगा। जैसे ही लोग चेंज होंगे, बुद्धिज्म वहां पे राइज पे होगा। बुद्धिज्म की जननी भारत है, वो फिर से वही हमारे रिश्ते हो जाएंगे जो दलाई लामा साहब कहते हैं भारत के बारे में। इसलिए मैं यही आप कह रहे हैं वही मेरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। रशिया, चाइना एंड भारत, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा ये जबरदस्त बनेगा। और हम सब, आप भी, हम सब इसके अंग होंगे, हम सब इसके पार्ट होंगे। इसमें ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई कमजोर होगा, ना कोई ताकतवर होगा। सब बराबर के होंगे, सब एक दूसरे के साथ मानवीय मूल्यों के दायरे में रहेंगे, मानवीय मूल्यों के तहत एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे। और यही हमारी, वो सब सुखी रहे, सब फले फूले, उनके घर में बच्चे पढ़े, साइंस टेक्नोलॉजी आए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए, वेल बीइंग आए। जो भी 60-70 साल की जिंदगी मिलती है मानव को, उसमें वो अच्छी लाइफ काट सके, एंड देन दैट्स इट। और हम क्या चाहते हैं, बाकी गॉड वाला मसला वो आपके और गॉड के बीच में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और अभी मतलब शो के दौरान मैं पढ़ रहा था कि 36 कंट्रीज के डेलीगेशन ब्रिक्स का हिस्सा है। वैसे तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, 36 कंट्रीज के डेलीगेशन इस वक्त रशिया के अंदर मौजूद है, तो वो कोई आम कंट्रीज नहीं है। अगर उनकी, वैसे तो हम ये 5-6 कंट्रीज के जो ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर है तो 45% जीडीपी बनता है। अगर ये सारों को मिला लें तो शायद ये 60-70% से भी ज्यादा की इकोनॉमी। एक दो कंट्री का नाम दिया है, कौन कौन है जो गए? मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। ये है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं भी जानना चाहूंगा। इसका मतलब आइसोलेशन तो नहीं है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको इसमें बता देता हूं कि the Russian president will greet a delegation from 36 countries, 22 of them represented by head of the states and 6 international organizations in Kazan. They attend the largest scale foreign policy events ever in Russia according to Kremlin. ये उनकी मतलब रिपोर्ट आई है। मैं नाम देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नाम मिल जाए तो। हाँ, यस, मिल गया मुझे। अच्छा, रशिया, इंडिया एंड चाइना बिगन टू मीट मोर फॉर्मली इवेंचुअली। अच्छा, एडिंग ब्राजील, देन साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब अमारात, सऊदी अरेबिया एज यस टू फॉर्मली ज्वाइन। मतलब ये तो वो कंट्रीज है जो बड़े ममालिक हैं जो वहाँ पे आए हुए हैं। और शायद मैं और कंट्रीज के नाम अगर मेरे सामने आ गए तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि ये कौन कौन सी है। लेकिन अच्छा, ओके सर, कंट्रीज के अलग नाम नहीं दिए हुए इसमें, अलग कंट्रीज के नाम नहीं दिए हुए, लेकिन जिनके हेड ऑफ द स्टेट्स आएंगे वो दिया हुआ है। और बाकी ये कहा हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान तो नहीं आ रहे, लेकिन उनका डेलीगेशन जो है सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा जो है मोहम्मद बिन नहयान साहब जो हैं वो भी काजान पहुंच चुके हैं और वो भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी मेरे पास यही आ रहा है कि the BRICS group decided at its 2023 summit to try to expand its rank. उसमें अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया were all invited to join. पिछली बार गए थे तो 2023 में भी तो वॉर तो था ही ना, तो 2023 बिल्कुल था, बिल्कुल। और इस बार भी उन्होंने कहा है कि यूरी उशकोव ने कहा है कि 36 कंट्री had confirmed participation and that more than 20 would send heads of state. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।